हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मराठा साम्राज्य का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के विषय में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। बात करें अगर पानीपत तृतीय युद्ध की, तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे। तो अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1759 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली था वो पंजाब पर अधिकार कर लेता है। पंजाब पर अधिकार वो किस प्रकार करता है? साबाजी और जो दत्ताजी सिंधिया थे उसे उसके आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहते हैं। इसके बाद बराड़ी घाट का युद्ध होता है जिसमें दत्ताजी सिंधिया की हत्या हो जाती है। इसके बाद जनकोजी सिंधिया और जो मल्हार राव होलकर थे वो भी अब्दाली को रोकने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो जाता है और वो पंजाब में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली ने मुगल दरबार में यानी कि दिल्ली में भी अपना एक प्रतिनिधि जो था वो नियुक्त किया हुआ था, जिसको मराठों ने वहां से पदच्युत कर दिया था, जिसकी वजह से जो अहमद शाह अब्दाली था उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा मिली। 22 अगस्त 1760 ईस्वी को जो सदाशिवराव भाऊ थे मराठा सरदार, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो अहमद शाह अब्दाली द्वारा बैठाया गया प्रतिनिधि था उसको उसके पद से हटा दिया और अपनी पसंद के व्यक्ति को वहां बैठाया। इन्हीं कारणों से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसकी तिथि की बात करें तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पक्ष की अगर बात करें तो एक तरफ मराठा थे तो दूसरी तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। नेतृत्व की अगर बात करें तो जो मराठाओं का नेतृत्व था वो विश्वास राव, उस समय जो पेशवा थे यानी कि तत्कालीन जो पेशवा थे उनका अल्पवयस्क पुत्र था, लेकिन जो मतलब नेतृत्व था वो इसी के पास था। ये सिर्फ नाम का ही नेतृत्व कर रहा था, जो असली नेतृत्व था वो सदाशिवराव भाऊ के पास था। इसके अलावा दूसरी तरफ से अगर बात करें तो अहमद शाह अब्दाली स्वयं अपने जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था। स्थान की अगर बात करें तो यह पानीपत के मैदान में होता है, इसीलिए इसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। अब ये पानीपत का तृतीय युद्ध इसीलिए है क्योंकि इससे पहले भी पानीपत के 2 युद्ध हो चुके हैं। अगर बात करें पानीपत के पहले युद्ध की तो वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, उन दोनों के मध्य 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। इसके बाद जो द्वितीय युद्ध था वो मुगल बादशाह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। ये तीसरा युद्ध था जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों के मध्य हुआ था और इसमें अफगान यानी कि अहमद शाह अब्दाली विजित होता है। परिणाम की बात करें तो मराठे पराजित होते हैं यहाँ और अहमद शाह अब्दाली यहाँ विजयी होता है। आगे देखते हैं अगर मराठा जो सेना नायक थे यानी कि कौन से सेना नायक थे मराठाओं की तरफ से जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, तो वो थे विश्वास राव यानी कि पेशवा का अल्पवयस्क पुत्र। इसके अलावा सदाशिवराव भाऊ, जसवंत राव पवार, तुकोजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया और पिल्लेजी जाधव। इसके अलावा भी कई सारे मराठा सरदार थे, लेकिन ये जो मराठा सरदार थे इनका इस युद्ध में इनकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो मराठे थे उनकी तोपखाने का जो नेतृत्व करता था वो इब्राहिम गारदी था और वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। जो इब्राहिम गारदी था वो पहले निजाम की सेना में था। जब मराठे निजाम पर आक्रमण करते हैं तो वो निजाम की सेना छोड़कर मराठों की सेना में सम्मिलित हो जाता है। उसने भी मराठों की तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। मल्हार राव होलकर इस युद्ध से भाग जाते हैं। जब हारने लगते हैं तो महादजी जो सिंधिया थे वो जब घायल हो जाते हैं तो युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाते हैं। पानीपत के प्रत्यक्षदर्शी की अगर बात करें तो वो काशीराज पंडित थे, जिन्होंने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद जो पानीपत के युद्ध में मराठों की जितनी भी हानि हुई थी उसको कूट भाषा में पेशवा तक खबर पहुंचाई जाती है। एक व्यापारी के जरिए ये कहा जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए, यानी कि जो 2 मेन सेनापति थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, यानी कि 27 जो मराठा सरदार थे उनकी भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती, यानी कि जो सेना है वो कितनी इस युद्ध में मारी गई है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है।
जो इस युद्ध में हार हुई, पेशवा उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और 23 जून 1761 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह अब्दाली का जो साथ था वो इस युद्ध में किस किसने दिया था, तो अहमद शाह अब्दाली के अगर साथ की बात करें तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसके अलावा रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां और जो सादुल्ला खां थे, उन्होंने भी इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से ही भाग लिया था। अगर इधर के शासकों की बात करें तो जो जाट शासक सूरजमल थे और जो राजपूत थे, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया था। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो जाट शासक थे और जो राजपूत थे, उनसे मराठों के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। जादूनाथ सरकार का इसी परिप्रेक्ष्य में कथन है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने इस युद्ध में अपना कोई सगा संबंधी ना खोया हो, यानी कि इस युद्ध में जो मराठा थे उनकी काफी जन धन की हानि हुई थी। इसी क्रम में आरबी देसाई का कथन है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, उसने यह तो निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, लेकिन मराठे नहीं करेंगे यह अवश्य तय कर दिया। इससे पहले की जो स्थितियां थी उनको देखकर ऐसा लगता था कि मुगल वंश के पतन के पश्चात जो बढ़ती हुई शक्ति है वो मराठों की है और मुगलों के बाद भारत पर मराठों का ही शासन होगा। लेकिन इस युद्ध में मराठों को इतनी ज्यादा हानि हुई कि अब यह तय हो गया कि कोई भी भारत पर शासन करे, यानी कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा ये तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध ने यह निश्चित अवश्य कर दिया कि अब मराठा वो शक्ति नहीं होंगे जो भारत पर मुगलों के बाद शासन कर सके। इससे मराठा शक्ति कुछ समय के लिए चूर चूर हो गई, ऐसा सिडनी ओवन का कथन है। इसके अलावा पानीपत युद्ध जो था वो मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ये काशीराज पंडित का कथन है और काशीराज पंडित वही व्यक्ति है जिसने इस युद्ध को प्रत्यक्ष देखा था। अगर यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण बात करें तो जो मराठों की पराजय थी यहाँ पर, वो भारत में सिख राज्य के उदय में सहायक बनी। जब हम सिखों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो परिस्थितियां बन रही थी उन्होंने सिख राज्य के उदय में मदद करी। इसके बाद जो पेशवा बनता है वो था माधवराव, जो कि 1766 ईस्वी में शासक बनता है और 72 तक शासक रहता है। पानीपत युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति को इसने पुनः संगठित करने का प्रयास किया। निजाम और जो मैसूर थे, मैसूर का हैदर अली, उनको चौथ देने के लिए इसने बाध्य किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण प्रदान करके दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। आप अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, तो उसके बाद क्या था, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था वो अंग्रेजों के संरक्षण में ही इलाहाबाद में रह रहा था। अंग्रेजों के वहां रहने की उसे आवश्यकता इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जो उसका वजीर था इमादुल मुल्क, उसने दिल्ली में किसी दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बिठा रखा था, यानी कि उसी वंश के दूसरे व्यक्ति को। यानी कि ये वो टाइम है जिसमें मुगल काल में एक ही समय पर दो शासक हुए हैं। एक वो जो इलाहाबाद की संधि के पश्चात इलाहाबाद में ही अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहा है और दूसरा वो जो इमादुल मुल्क के संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। लेकिन बाद में 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के संरक्षण से ये बाहर निकल कर आते हैं और मराठा के संरक्षण में आ जाते हैं और मराठों की सहायता से ही ये दिल्ली की गद्दी को दोबारा प्राप्त करता है। इसके अलावा अपने चाचा रघुनाथ राव से इसके कुछ मतभेद भी थे। रघुनाथ राव क्या आप जानते हैं कि जो पिछला पेशवा था, पेशवा बाजीराव प्रथम, उसके 3 पुत्र थे। एक बालाजी बाजीराव जो कि उसके बाद पेशवा बनते हैं, दूसरा रघुनाथ राव जिसे राघोबा भी कहते थे और तीसरा मस्तानी बाई से जो बाजीराव प्रथम का पुत्र था शमशेर बहादुर। तो ये जो दूसरा है, दूसरे नंबर का पुत्र रघुनाथ राव, इससे इनका कुछ मतभेद था क्योंकि जो रघुनाथ राव था वो चाहता था कि अपने भाई के पश्चात ये पेशवा बने, लेकिन जो मराठा सरदार थे वो जो पेशवा था उसके पुत्र को पेशवा बनाना चाहते हैं। तो इसी चीज को लेकर दोनों के मध्य मतभेद थे। माधवराव ने अपना जो सहायक था वो फडणवीस को नियुक्त किया था क्योंकि फडणवीस की सहायता से ही वो जो मराठा की गद्दी थी वो प्राप्त कर पाए थे। 1772 ईस्वी तक इन्होंने हैदर अली को 4 बार पराजित किया था। 1772 ईस्वी में ही क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य फिर से गहरे संकट में आ जाता है। यानी पानीपत युद्ध की हानि से निपटने के लिए जो ये संगठित करने का प्रयास किया उसके यहाँ पर
फिर से और ज्यादा संकट आ जाता है। माधवराव की मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई, ऐसा ग्रांड डफ का कथन है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ उसके पश्चात जो मराठों की हानि हुई उसको मराठा एक बार को झेल भी गए थे, क्योंकि जो माधवराव था वो काफी हद तक मराठा साम्राज्य को दोबारा संगठित कर पाया था। लेकिन अब उसकी भी मृत्यु हो गई तो ये मराठा साम्राज्य के लिए और ज्यादा संकट का काल बनकर आया, यानी कि ये जो हानि थी वो पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा हुई। इसके बाद जो पेशवा था वो बनता है नारायण राव 1772 से लेकर 73 ईस्वी में। इतना ही कम समय क्यों? क्योंकि ये क्या था, माधवराव का भाई था, यानी कि उसका पुत्र नहीं था, भाई था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था, वो पहले भी पेशवा बनना चाहता था लेकिन उस टाइम पे वो ऐसा नहीं कर पाया, तो लेकिन अब वो बनना ही चाहता था, इसलिए उसने षड्यंत्र करके नारायण राव की हत्या करा दी और रघुनाथ राव खुद पेशवा बन गया, यानी कि उसने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। इसके अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 1773 से लेकर 74 ईस्वी के मध्य ही पेशवा रहा। इसके बाद क्या था, जो नाना फड़नवीस थे उन्होंने क्या किया, जो माधवराव द्वितीय था या जिसको माधव नारायण राव भी कहते हैं, उसको गद्दी पर बैठा दिया, जो कि क्या था, नारायण राव, यानी कि इससे पहला जो पेशवा था उसका अल्पवयस्क पुत्र था, क्योंकि काफी छोटा था। इसी वजह से जो सखाराम बापू और नाना फड़नवीस थे उन्होंने एक मराठों का दल बनाया जिसको काउंसिल ऑफ रीजेंसी या फिर 12 भाई परिषद कहा जाता है। उसकी स्थापना करके संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर दी, यानी कि उसका संरक्षक बनकर ये उसको पेशवा की गद्दी पर बैठाते हैं। नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव या माधव नारायण द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है, यानी कि जो राघोबा था उसको हटाकर जो पिछला पेशवा था नारायण राव उसके पुत्र को, अल्पवयस्क पुत्र को पेशवा बनाते हैं और खुद उसके संरक्षण ले लेते हैं, यानी क्योंकि वो अल्पवयस्क था इस वजह से। रघुनाथ राव या जो राघोबा था उसको यह चीज पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है। उसने अंग्रेजों की जो उस समय बंबई सरकार थी, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी की जो सरकार थी, उससे जाकर सूरत की संधि कर ली। किसने? राघोबा ने। 7 मार्च 1775 ईस्वी को यह संधि की गई। इस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो भूमिका थी वो तैयार कर दी। हम देखेंगे कि किस तरह से राघोबा कारण बनता है मराठा साम्राज्य के अंत का। आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो जो इसका समय था वो 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक था। पक्ष की अगर बात करें तो आंग्ल मराठा युद्ध है, इसलिए एक तरफ मराठे हैं तो दूसरी तरफ अंग्रेज हैं। कारण की अगर बात करें तो इसका जो मेन कारण था वो सूरत की संधि था, जो राघोबा ने जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार उससे की थी। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम पुरंदर की संधि हुई, यानी कि कारण जो थी वो सूरत की संधि थी जो रघुनाथ राव राघोबा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, और जब इस युद्ध का परिणाम निकलता है तो पुरंदर की संधि की जाती है। सूरत की संधि जो राघोबा ने अंग्रेजों के साथ की थी उसके पहले प्रावधान देख लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रावधान थे जिसकी वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो जो रघुनाथ राव था उसने अंग्रेजों यानी कि जो बंबई सरकार थी उससे क्या संधि की कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और जो रघुनाथ राव है वो बदले में उन्हें सालसेट, बसीन तथा सूरत के आसपास के जो टापू हैं वो प्रदान करेगा। साथ ही साथ सूरत तथा भड़ौच की जो आय होती है वो भी अंग्रेजी कंपनी को दे देगा। ये उसमें एक शर्त थी। और दूसरी शर्त क्या थी कि मराठे क्या है, बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। भरा अंग्रेजों को बंगाल और कर्नाटक की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? तो उनको बंगाल और कर्नाटक की फिक्र इसलिए थी क्योंकि अब तक बंगाल पर वो अधिकार कर चुके थे। 1764 में युद्ध, बक्सर के युद्ध के पश्चात जो 65 में इलाहाबाद की संधि होती है उसके जरिए, और कर्नाटक के युद्धों के जरिए उस पे उनका कर्नाटक पे भी प्रभुत्व जम चुका था। तो इस वजह से उन्होंने ये संधि में वादा किया कि हम आपको जब पेशवा बना देंगे तो आप बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है इस संधि के बाद उसको देख लेते हैं। अब जब ये संधि हो जाती है तो अंग्रेजों को राघोबा की मदद करनी थी, इसी वजह से वो कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को सूरत भेजते हैं जो राघोबा की सहायता के लिए ही आती है। आरस के मैदान में युद्ध होता है मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य। इसमें मराठे पराजित हो जाते हैं लेकिन जो पूना पर उनका अधिकार था वो बना रहता है, क्योंकि जो पेशवा था वो अपनी सरकार या जो प्रशासन था वो पूना से ही चलाता था। यानी कि मराठे इस युद्ध में हार तो जाते हैं लेकिन जो पूना पर उनका कब्जा था या अधिकार था वो बना रहता है। इसी बीच क्या होता है,
इसी बीच कलकत्ता की जो काउंसिल थी वो बंबई सरकार की सूरत संधि को मानने से इनकार कर देती है। आपको पता होगा कि 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाता है, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको कलकत्ता के साथ साथ बंबई तथा मद्रास पर भी अधिकार दिया गया था। यानी कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी वो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर रखी गई थी। तो बंबई सरकार जब सूरत की संधि करती है तो इसको बाद में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो इसे मान्यता नहीं देती, यानी कि जो कलकत्ता की काउंसिल थी वो इसे मान्यता नहीं देती, यानी कि इस संधि को मानने से इनकार कर देती है। और वो क्या करती है, जो कलकत्ता की सरकार है यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, वो क्या करता है, कलकत्ता की सरकार की तरफ से पूना दरबार में कर्नल अक्टन को भेजता है और मराठों से यहाँ पुरंदर की संधि करता है। यानी कि युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पुरंदर की संधि हो जाती है। पुरंदर की संधि के जो प्रावधान थे उनको देख लेते हैं। सूरत की संधि जो राघोबा के साथ अंग्रेजों ने की थी वो समाप्त हो गई। सालसेट और भड़ोच जो था वो अंग्रेजों को ही प्राप्त रहा, जो कि राघोबा से भी हुआ था उनकी ये संधि। क्षतिपूर्ति के 12 लाख अंग्रेजों को प्राप्त हुए कि इस युद्ध में राघोबा के लिए युद्ध जो किया है उसमें जो उनका खर्चा आया है उसकी क्षतिपूर्ति उनको चाहिए। अंग्रेजी कंपनी ने रघुनाथ राव का पक्ष लेना छोड़ दिया कि ठीक है अब हम उसकी तरफ से कोई आपको परेशानी नहीं देंगे। रघुनाथ राव को पेशवा की तरफ से 25,000 मासिक पेंशन पर गुजरात के कोपर गांव भेज दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने ये कहा कि ठीक है आप उसे पेशवा नहीं बना रहे हैं लेकिन उसको 25,000 रुपए मासिक पेंशन दीजिए और उसको कहीं भेज दीजिए, तो उसको कोपर गांव भेज दिया जाता है। बाद में क्या होता है, अभी जो सरकार थी यानी कि जो कलकत्ता की सरकार थी उसने जो पुरंदर की संधि की, लेकिन जो बंबई सरकार थी फिर भी जो राघोबा था उसको संरक्षण दे रही थी। बाद में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने सूरत की संधि को ही मान्यता दी, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने क्षेत्र कब्जा लें। इसलिए उन्होंने जो सूरत की संधि थी जिसके जरिए उन्हें कई सारे एरिया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल रहा था, तो उन्होंने उसी संधि को मान्यता दी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि करी थी पूना दरबार के साथ उसको मान्यता नहीं दी। बाद में हेस्टिंग्स को भी मजबूर होकर सूरत की संधि ही माननी पड़ी। अब जब दोबारा से सूरत की संधि माननी पड़ी तो युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। युद्ध पुनः प्रारंभ होने से क्या हुआ, 1789 ईस्वी में तालगांव की लड़ाई हुई और कर्नल कॉकबर्न के नेतृत्व में अंग्रेजी जो सेना थी वो पराजित हो गई, यानी कि यहाँ पे मराठों ने उसे पराजित कर दिया। उसके बाद बड़गांव की संधि होती है, यानी कि अंग्रेज यहाँ पराजित होते हैं राघोबा की मदद करने के चक्कर में और फिर उनको बड़गांव की संधि मराठों के साथ करनी पड़ती है। 1773 ईस्वी के बाद जो बंबई सरकार थी उसके द्वारा सभी जो विजित प्रदेश थे वो मराठों को वापस लौटा दिए जाते हैं। इसके अलावा सिंधिया को भड़ोच के रूप में कुछ राजस्व का हिस्सा देना भी तय किया जाता है। जो पूना की संधि हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि भड़ोच की जो आय है वो अंग्रेजों को मिलेगी। अब इस संधि में जब मराठे हावी हो गए हैं तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि जो भड़ोच की आय आपको मिल रही है उसमें से आधी जो आय है आप वो सिंधिया को देंगे। इसे हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया, यानी कि ये संधि हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आई और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। मतलब ऐसे ही युद्ध हो रहे हैं फिर संधियां हो रही हैं तो युद्ध ये पुनः प्रारंभ हो गया। कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया, 1780 ईस्वी में बसीन पर कब्जा कर लिया। 1781 में वो पराजित हुआ। उसके बाद दूसरी सेना भेजी कैप्टन पॉपहम के नेतृत्व में। उसके बाद 1781 में उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। महादजी जो सिंधिया थे उनके नेतृत्व में बाद में मराठा और जो अंग्रेज थे उनमें संधि हो गई, यानी कि उन्होंने मध्यस्थता करी और दोनों के मध्य संधि हो गई, क्योंकि युद्ध का कोई परिणाम निकल नहीं रहा था। कभी अंग्रेज जीत रहे थे तो कभी मराठे जीत रहे थे। उसके बाद जो अंतिम संधि होती है वो होती है सालबाई की संधि, और सालबाई की संधि से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। यह संधि 17 मई 1782 ईस्वी में होती है और माधव नारायण पेशवा स्वीकृत कर लिया जाता है। यानी कि अभी वो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए मराठों से लड़ रहे थे, लेकिन इस संधि के जरिए वो माधव नारायण को ही पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा जो सालसेट और जो थाना दुर्ग थे वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी ने राघोबा का पक्ष लेना छोड़ दिया और उसे 3.5 लाख वार्षिक पेंशन तय करके भेज दिया गया। अब ये 3.5 लाख जो पेंशन थी वो मराठा जो दरबार था वो राघोबा को देगा। यहाँ पर एक नोट है कि जो अंग्रेजों ने मतलब किस उसमें सालबाई की संधि की थी, तो अंग्रेजों ने सालबाई की संधि मराठों को हैदर अली का साथ छोड़ने के लिए भी की थी, क्योंकि इसी समय क्या था, मराठा साम्राज्य जब हैदर अली को बारे में हमने पढ़ा है तो ये वो समय है जब हैदर अली के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहे हैं। तो इसी दौरान अंग्रेज जो थे मैसूर के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में फंसे हुए थे।
तो वो सोच रहे थे कि कहीं दोनों शक्तियां आपस में मिल ना जाएं, इसी वजह से वो जो मराठे थे उनसे सालवाई की संधि यहाँ पर कर लेते हैं ताकि वो जो हैदर अली था उसकी मदद ना कर पाए। 1780 से 84 उसमें जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, इसी वजह से वो जो सालबाई की संधि थी मराठों से वो कर लेते हैं और हैदर अली उसका साथ ना दे, इस वजह से ये करते हैं। इस संधि से मराठा तथा अंग्रेज दोनों के मध्य अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। यानी कि ये संधि ऐसी हुई जिसके बाद अंग्रेज और मराठाओं में 20 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। यानी कि ये 20 साल अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगाया, जिससे वो बाद में मराठा साम्राज्य पर पुनः आक्रमण कर सके। मतलब ये कि अभी अंग्रेजों ने मराठों को छोड़ दिया, बाकी जो और आसपास के राजा थे उनको टारगेट कर रहे थे। 1774 ईस्वी के पश्चात मराठा राज्य पर नाना फड़नवीस तथा महादजी सिंधिया का प्रभाव रहा। मतलब जो महादजी सिंधिया और जो नाना फड़नवीस थे उन्होंने ही क्या बोलते हैं अपने संरक्षण में जो पेशवा था उसको रखा, तो इनका ही पूरा प्रभाव था इतने टाइम तक। फिर 1794 ईस्वी में महादजी जो सिंधिया थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो संपूर्ण शक्ति थी वो नाना फड़नवीस के हाथ में ही आ जाती है। यानी कि अब तक दोनों के पास रहती थी, अब वो इकलौते सारी शक्ति के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। अब क्या होता है, जो पेशवा माधव नारायण राव है, पेशवा माधव नारायण इस बात से तंग आ जाता है, यानी कि नाना फड़नवीस से तंग आ जाता है और 1796 ईस्वी में आत्महत्या कर लेता है। यानी कि नाना फड़नवीस का इतना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर हो रहा था कि वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले पा रहा था, इसी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय, जो कि 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहता है। इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले तो माधव नारायण राव के पश्चात राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। यानी कि ये कौन था जो अब गद्दी पर बैठ रहा है पेशवा की, वो जो राघोबा जो पेशवा बनना चाहता था उसका पुत्र है बाजीराव द्वितीय, वो पड़ता है। इस पर भी नाना फड़नवीस का प्रभाव जारी रहता है। 13 मार्च 1800 ईस्वी में जब नाना फड़नवीस की ही मृत्यु हो जाती है, उसके साथ मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला जाता है। यानी कि वही व्यक्ति था जो मराठों की शक्ति को संगठित किए हुए था। जब 1800 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो वहीं से मराठा साम्राज्य तितर बितर होना शुरू हो जाता है। जो ये कथन है कि उसके साथ मराठा सरकार का सारा सयानापन चला गया, सारा संयम चला गया, यह ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल पामर का ही कथन है। आगे पुनः जो प्रमुख मराठा सरदार थे जो बाजीराव प्रथम के टाइम से ही नियुक्त हुए थे, जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये पूना में सरकार चलाते थे। दौलतराव सिंधिया ग्वालियर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिए। यशवंतराव होलकर इंदौर में, रघुजी भोसले बरार में और बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा में अपना मतलब अलग अलग जो स्वतंत्रता थी उसको घोषित कर देते हैं, क्योंकि नाना फड़नवीस उनको एक किए हुए थे। अब सारे जो मराठा सरदार थे वो अलग अलग अपने अपने राज्य चलाने लगते हैं। अब क्या होता है, जो पेशवा बाजीराव है और जो बाजीराव द्वितीय और जो सिंधिया है वो दोनों मिलकर होलकर को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब जब मराठा संघ ये पूरा अलग हो गया, यानी कि 5 भागों में बट गया, तो ये दूसरों से लड़ने की बजाय अपने ही आपस में लड़ने भिड़ने लगे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों ने मिलकर होलकर को नीचा दिखाना चाहा। इसके लिए क्या किया उन्होंने, होलकर ने क्या किया, बाजीराव द्वितीय और सिंधिया ने क्या किया, जो होलकर के भाई थे बिठोजी, उनकी हत्या करा दी। अब होलकर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। 1802 में हृदय सागर नामक स्थान पर पेशवा तथा सिंधिया दोनों ने होलकर की सेना से युद्ध किया और दोनों ही पराजित हो गए, और जो होलकर था उसका पूना पर अधिकार हो गया। वो जो अंग्रेज भी पूना पर अधिकार नहीं कर पाए थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तो इसमें क्या किया, होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है, जब होलकर का पूना पर अधिकार हो जाता है, यानी कि जो पेशवा थी उसकी पेशवाई चली जाती है, यानी कि जो उसकी जहां से वो पेशवा का पूरा शासन प्रशासन संभालता था वही होलकर के कंट्रोल में आ जाता है। तो जो बाजीराव द्वितीय है पेशवा, वो क्या करता है, बसीन भाग जाता है। और आप जानते हैं बसीन किसके कंट्रोल में है, अभी अंग्रेजों के कंट्रोल में है, यानी कुल मिलाकर अंग्रेजों के पास चला जाता है। वही गलती जो राघोबा ने की थी वही गलती उसका बेटा भी दोहरा रहा है। और बाजीराव द्वितीय बसीन भाग जाता है, अंग्रेजों से बसीन की संधि कर लेता है। यानी कि जैसे राघोबा ने सूरत की संधि करी थी, यानी कि इसके पिता ने, वैसे ही यह क्या करता है, अंग्रेजों से बसीन की संधि कर लेता है। और बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण था वो राघोबा इसका पिता था, उसी तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ उसका जो कारण है वो बाजीराव द्वितीय यानी कि राघोबा का पुत्र है। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होती है और इसमें क्या क्या शर्तें थी उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसने तय किया कि जब ये इसको पुनः वापस मिल जाएगा
तो पूना में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखा जाएगा, यानी कि अंग्रेजों का एक आदमी रखा जाएगा जो 24 घंटे वहीं रहेगा। 26 लाख आय वाले जो प्रदेश हैं यानी कि गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य क्षेत्र वो अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। सूरत नगर कंपनी को दे दिया जाएगा। निजाम से चौथ वसूलना छोड़ दिया जाएगा क्योंकि निजाम अंग्रेजों का दोस्त बन चुका है। गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया गया और किसी अन्य यूरोपियों को दरबार में ना रखना भी स्वीकार किया गया, यानी कि अपनी पूना यानी कि जो अपना शासन प्रशासन था उसको दोबारा पाने के चक्कर में जो बाजीराव द्वितीय है वो अंग्रेजों से इस टाइप की संधि कर बैठता है। इस प्रकार उसने रक्षा के मूल्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया, यानी कि अपनी रक्षा तो की, पूना को वापस तो पा लिया, लेकिन कुल मिला के अपनी स्वतंत्रता क्या थी, अंग्रेजों के पास बलिदान कर दी, यानी कि अपनी स्वतंत्रता अब बची नहीं क्योंकि सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की जो स्वतंत्रता थी उसका अंत कर दिया, ऐसा सरदेसाई का कथन है। इस संधि ने अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष कर्मों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि अंग्रेज साम्राज्य स्थापित ना कर पाते और मराठा दोबारा से कोई अच्छा मराठा नेता होता तो दोबारा से मराठों का ही राज्य भारत पर हो जाता, लेकिन इस संधि ने पूरी तरह से उस आशाओं पर पानी फेर दिया और जो भारत का साम्राज्य था वो सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी को ही दे दिया, ऐसा सिडनी ओवन का कथन है। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक होता है। 13 मई 1803 को आर्थर वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली का भाई था उसकी सहायता से पेशवा पुनः पूना की गद्दी प्राप्त कर लेता है, यानी कि क्योंकि संधि इस बात की गई थी कि वो उसको पुनः वापस दिलवाएंगे, तो पुनः जो था वो वापस जो पेशवा था उसको प्राप्त हो जाता है। बसीन की संधि से सिंधिया और भोसले नाराज थे, यानी कि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि जो पेशवा था वो अपनी मदद के लिए अंग्रेजों के पास गया, तो सिंधिया और भोसले नाराज थे। लड़ाई किससे हुई थी, होलकर से, जिसने कब्जा किया था। तो इन्हें मतलब इनको ये था कि हमसे मदद दे लेते या हम आपस में अपनी इन चीजों को सुलझा लेते, तो इन्हें ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने पेशवा को ये संधि भंग करने के लिए कहा। गायकवाड़ और होलकर को भी वो अपने साथ मिलाना चाहते थे लेकिन वो नहीं मिले, और यही जो चीज थी वो दोबारा से यानी कि अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया कि वो मतलब उसको संधि तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं ऐसा, तो पेशवा, सिंधिया और होलकर ने मिलकर जो संयुक्त सेना तैयार की 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी वजह से प्रारंभ हो गया। दक्षिण से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज भी युद्ध करने के लिए तैयार थे। उन्होंने आर्थर वेलेजली की नेतृत्व में दक्षिण से सेना भेजी और कर्नल लेक के नेतृत्व में उत्तर से सेना भेजी, यानी कि दो तरफ से मराठों पर आक्रमण किया। असई तथा अरगांव और लासवाड़ी युद्धों में मराठों की हार हो जाती है। दिसंबर 1803 में दोनों से अलग अलग संधियां हो जाती हैं, यानी कि जिन जिनकी हार होती है, जिन मराठा सरदारों की, उनसे अलग अलग संधियां अंग्रेज कर लेते हैं। तो जो भोसले थे उनसे देवगांव की संधि करते हैं और भोसले के यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट MS एल्फिंस्टोन को रखा जाता है। इसके अलावा सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं और सिंधिया के यहाँ पर जो अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता है उसका नाम था मेजर मेलकम, यानी कि जो भोसले थे उनके वहां पर MS एल्फिंस्टोन को रख दिया जाता है और जो सिंधिया थे उनके वहां मेजर मेलकम को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर रख दिया जाता है। कर्नल लेक उत्तर में अलीगढ़, दिल्ली, आगरा जीतता हुआ भरतपुर तक पहुंच जाता है। मतलब कर्नल लेक को क्या था, एक बहाना मिल गया था मराठों के जरिए और भी जो आसपास के राज्य थे उन पर कब्जा करने का, तो उसी क्रम में वो क्या अलीगढ़, दिल्ली, आगरा उन सबको जीतता हुआ भरतपुर तक पहुंच जाता है। भरतपुर के जाटों ने भी उसकी अधीनता बाद में स्वीकार कर ली। सिंधिया और भोसले की पराजय के बाद लॉर्ड वेलेजली ने होलकर से भी सहायक संधि स्वीकार करने को कहा था। होलकर वही जिसकी वजह से जो पुना की सरकार यानी कि जो पेशवा था वो अंग्रेजों से जाके मिलता है और बस इनकी संधि करता है, तो वो होलकर से भी कहते हैं कि भाई आप भी हमारी सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए, लेकिन होलकर क्या करता है, इसे अस्वीकार कर देता है। जो चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आती। 1804 में युद्ध की घोषणा हो जाती है, यानी कि दोबारा से युद्ध होगा। अनेक जगह अंग्रेज पराजित होते हैं, यानी कि होलकर, क्योंकि वो जब दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर सकता है तो ये तो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज कई जगह पराजित होते हैं। इसी समय जसवंत राव होलकर मदद के लिए महाराजा रणजीत सिंह के पास जाता है, यानी कि इस समय वो महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनसे मदद मांगता है, लेकिन जो जनरल लेक उसका पीछा कर रहा था इस वजह से उसके पास जाता है। तो जनरल जो उनका पीछा कर रहा है उसकी वजह से जब वो रणजीत सिंह के पास मदद मांगने जाते हैं तो रणजीत सिंह यहाँ पर मराठों की मदद नहीं करते और लेक से ही समझौता कर लेते हैं। मराठों के जब सिखों के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर समझौता किया गया था और क्यों किया गया था। तो अभी देखते हैं आगे कि यहाँ पे जो सिख थे उन्होंने मराठों की मदद नहीं की थी। 1805 में अधिकतर समय युद्ध बिताने के कारण वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया जाता है, यानी कि 1805 में वेलेजली वापस चला जाता है और युद्ध का अंत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध मराठों के साथ हो चुके थे, कभी होलकर से, कभी सिंधिया से, कभी भोसलों से, कभी खुद पेशवा से। तो इस वजह से मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये लग रहा था कि ये बंदा सिर्फ भारत
भारत में युद्ध ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो बेलीजली को वापस बुला लेते हैं और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। मराठा संघ क्या छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऊपरी दोआब, जयपुर, जोधपुर, गोहद, भड़ौच का भाग, अहमदनगर का दुर्ग, उड़ीसा का कटक आदि ये सब अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि मराठा साम्राज्य का पूरी तरह से अंत ही कर देता है। तो बात करें अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो होता है 1817 ईस्वी में और 1818 ईस्वी तक चलता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर आता है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद। इसका जो उद्देश्य था वो मराठा साम्राज्य का पूर्ण समाप्त करना था, यानी कि मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करना ये चाहता था। यही उद्देश्य लेकर ये भारत में आया था। तो ये क्या करता है, आते 1816 में भोसले क्या करते हैं, नागपुर की संधि करते हैं, यानी कि सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। 1870 में सिंधिया के साथ भी ग्वालियर की संधि कर लेता है, पिंडारियों के दमन में सहायता करने के लिए, कि पिंडारी जो उत्पात मचाते थे उनका दमन किया जाएगा, इसके लिए ये सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि करता है। 13 जून 1817 ईस्वी में पेशवा से पुनः पूना की संधि की जाती है। पेशवा से ऑलरेडी एक संधि हो चुकी थी पहले, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, जब उसकी समाप्ति होती है। बाद में पेशवा ने जो संघ की अध्यक्षता थी वो यहाँ पर त्याग दी, यानी कि पेशवा से पुनः पूना की संधि की जाती है, जिसमें ये तय किया गया कि जो मराठा संघ की अध्यक्षता अब तक पेशवा के पास थी उसको वो त्याग देगा। पेशवा ने इसको अनिच्छा से त्याग दिया, यानी कि उसका मन नहीं था, फिर भी वो मजबूर था क्योंकि कर कुछ नहीं सकता था, इसलिए उसने इसको मान लिया। मराठों को ये नीति पसंद नहीं आ रही थी, मतलब मराठे कर तो रहे थे बेचारे मजबूरी में जो भी है, लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्हें लगा कि वे अंग्रेजों की नीति में फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि उनका मन नहीं मांगा कि बस अंतिम उस तक एक बार और लड़के देखते हैं, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने भी मराठाओं को पराजित किया। किरकी के युद्ध में पेशवा को पराजित किया दोबारा से, सीताबाल्दी के युद्ध में भोंसले को पराजित किया और महीदपुर के युद्ध में होलकर को पराजित किया। इस तरह से जब उन्होंने कई सारे मराठा जो सरदार थे इनको पराजित कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो मराठा सैन्य शक्ति थी वो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गई, यानी कि अब उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं बची जिसका मुकाबला वो अंग्रेजी सेना से कर पाए। 6 जनवरी 1818 को होलकर ने मंदसौर की संधि कर ली। पेशवा ने कोरेगांव आष्टी में लड़ाइयां लड़ी इसके बाद भी, लेकिन बाद में पराजित होकर जो जॉन मेलकम था उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया यहाँ पर, और 8 लाख वार्षिक पेंशन पर जो पेशवा था उसको कानपुर के बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। और आप जानते हैं कि बाद में जो पेशवा का दत्तक पुत्र था नाना साहब, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से पार्टिसिपेट किया था, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था, इसके अलावा मराठा राज्य का जो कुछ भाग था उसको निकालकर शिवाजी के जो वंशज थे, क्योंकि अभी ये क्या था, ये मराठे थे, यानी कि पेशवा का पद प्रधानमंत्री का पद होता था जो मराठा साम्राज्य था शिवाजी के अंतर्गत। बाद में इनसे छीनकर जो शिवाजी के कोई वंशज थे उनको सतारा राज्य को देकर बाद में सतारा को रियासत बना दिया गया, और जो प्रताप सिंह थे वो सतारा के उस समय राजा बनते हैं, और अंतिम जो यहाँ के शासक थे वो शाहजी अप्पा साहब थे। और बाद में जो जब डलहौजी आता है तो डलहौजी क्या करता है, सतारा को राज्य हड़प नीति जो थी उसके अंतर्गत उसको 1848 था उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है, यानी कि इस तरह से जो अंग्रेज थे वो मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन की, कि जो पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन कैसा चलता था। तो जो राज्य था वो प्रांत और सूबों में विभाजित था। जो प्रांत थे वो महाल में विभाजित थे। महाल को ग्राम में विभाजित किया गया था, जिसका जो मुखिया था वो पटेल कहलाता था। पटेल के बाद कुलकर्णी होते थे और उनके बाद चौगुले होते थे। देशमुख तथा जो देश पांडे थे वो जिला अधिकारी होते थे, यानी कि जिला अधिकारी की पोस्ट होती थी उनकी। इसके अलावा एक फौजदार होता था जिसका कार्य क्या था, सिक्कों का भार और धातु की शुद्धता जांच करने का कार्य था। गांव में 12 अलूटे यानी कि शिल्पी होते थे और 12 बलूटे शिल्पी होते थे, और जो 12 अलूटे यानी कि सेवक होते थे। नगर का एक मुख्य कार्यकारी जो होता था वो कोतवाल होता था। इनके टाइम पे जो पद्धति थी वो सामंतशाही पद्धति थी। नियमित सेना ये रखते थे जिसको पगा कहते थे। पिंडारी थे इनकी सेना में, जिन जो स्वयं सेवी सैनिक थे, यानी कि युद्ध के समय पर आते थे और इनसे सैलरी वगैरह कुछ नहीं लेते थे। युद्ध में जो इन्हें माल मिलता था जिसे लूट का माल कहते थे, बस उसी पे इनका अधिकार होता था। लूट के माल को ये पालपट्टी कहते थे।
उसके अलावा अंग्रिय थे जिनको मराठा सरदारों के पास जो नौसेना थी उनको अंग्रियों कहते थे। इसके अलावा मिरासदार थे जो मूल कृषक थे, इसके अलावा जो उपारिश थे वो बटाईदार होते थे। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से पानीपत का युद्ध हुआ और किस तरह से 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कैसे अंग्रेजों ने जो मराठा साम्राज्य था इतना बड़ा जो कि लग रहा था कि भारत पर मुगलों के बाद शासन करेगा, उसका कैसे अंत कर दिया। साथ ही हमने देखा कि मराठाओं में जो पेशवा थे, पेशवा के अधीन कैसा प्रशासन रहा। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।